ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अहमदाबाद से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में वियना में ईरान के साथ महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से इसराइल बुरी तरह घबराया हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद का इमारात दौरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका पर बुरी तरह निराशा छा गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के पास अपनी गलतियों का भारी नुकसान कम करने का आखिरी मौका है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ब्रिटिश मीडिया में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वियना में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच जारी बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और आने वाले 48 घंटों के भीतर समझौता हो जाने की संभावना है। इंडिपेंडेंट ने वियना वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अगले 48 घंटों में समझौता हो सकता है। ब्रितानी अखबार ने लिखा कि एटमी डील की बहाली से ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने का रास्ता साफ होगा और ईरान अपना तेल पश्चिमी देशों को निर्यात कर सकेगा। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन कावनी ने, जो वियना वार्ता में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, कहा है कि शनिवार, रविवार और सोमवार तक समझौता हो जाने के बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। सीरिया लिबनान सीमा पर ईरान के संभावित हमले के डर से इसराइली सेना में भगदड़ मची है। ज़ानी मीडिया के अनुसार तेल अवीव ने इसराइल की सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह रविवार तड़के इराक के अरबील में स्थित बदनाम ज़माना इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और ज़ानी सेना के विशेष सैन्य ऑपरेशन कमांड के 2 ठिकानों पर इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC के मिसाइलों की हुई बारिश के बाद तेल अवीव सख्ते में है। IRGC ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता हमारी रेड लाइन है और अरबील में किया गया मिसाइल हमला अवैध ज़ानी शासन के अपराधों का मुंह तोड़ जवाब था। उल्लेखनीय है कि 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी को इसराइल ने दमिश्क के उपनगरीय इलाके पर हमला किया था, जिसमें पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले IRGC के 2 जियाले शहीद हो गए थे। अरबी भाषा के अखबार रायुल-यौम के पत्रकार नादिर सफदी की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि जब से अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के इस इरादे के बारे में पता चला है कि वो ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से निकालना चाहता है, इसराइल पर मानो बिजली गिर गई है और तेल अवीव सरकार बार बार वाशिंगटन को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस कदम के खतरनाक परिणाम निकलेंगे। इसराइली मीडिया में चारों ओर बार बार अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है कि उसका ये कदम खतरनाक साबित होगा। इसराइली अधिकारी बाइडेन सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना इरादा बदल दे। वाशिंगटन ने बुधवार को यह इशारा दिया था कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने का समय करीब आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं, अलबत्ता अभी समझौता हुआ नहीं है। नेड प्राइस से जब ये पूछा गया कि ईरान किस तरह की गारंटी चाहता है और IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से निकालने की मांग पर अमेरिका का क्या जवाब होगा, तो इस पर प्राइस ने कहा कि हम ये समझते हैं कि शेष बचे मुद्दों को हल कर लेना संभव है। इसराइली अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला है कि वो IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर न निकाले, क्योंकि उसने हज़ारों जानें ली हैं। इसराइली अधिकारियों को ये चिंता सता रही है कि बाइडेन सरकार ईरान के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि उसने ईरान से इसराइल जैसे अमेरिकी घटकों की सुरक्षा के बारे में ठोस गारंटी नहीं ली है। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना ने शुक्रवार की रात को इस देश के राष्ट्रपति बशार असद के संयुक्त अरब अमारात दौरे की सूचना दी। सीरियाई राष्ट्रपति ने अपनी UAE यात्रा के दौरान सबसे पहले संयुक्त अरब अमारात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम के
साथ मुलाकात की। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद वर्षों बाद संयुक्त अरब अमारात की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। सीरियाई राष्ट्रपति का यूएई में भव्य स्वागत हुआ। बशार असद ने अपनी इमारात यात्रा का आरंभ इस देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम से मुलाकात के साथ किया। आल मखतूम ने दुबई में बशार असद और उनके साथ यूएई की यात्रा पर पहुंचे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई मुलाकात में अरब जगत और पश्चिमी एशिया में सुरक्षा, स्थिरता और शांति में योगदान को लेकर आपसी सहयोग और समन्वय पर बात हुई। संयुक्त अरब अमारात के प्रधानमंत्री ने सीरिया में जल्द पूर्ण रूप से शांति स्थापित होने की आशा जताई। इस बीच सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद ने संयुक्त अरब अमारात के युवराज मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग और संबंध विस्तार पर बल दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद की इमारात यात्रा से अमेरिका को भारी निराशा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि बशार असद सरकार से संबंध बढ़ाने की योजना रखने वाली सरकारों को ये देखना चाहिए कि पिछले दशक में सीरियाई सरकार ने जनता के साथ क्या किया और पूरे देश को शांति और मानवता प्रेमी सहायता से वंचित कर दिया। ज्ञात रहे कि अमेरिका ने दुनिया के अनेक देशों के साथ मिलकर खतरनाक साजिश तैयार की थी, जिसका मकसद सीरिया की बशार असद सरकार का तख्ता उलटना था और वहां अपनी पिट्ठू सरकार को सत्ता में लाना था, मगर अमेरिका की ये साजिश नाकाम हो गई। नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका दमिश्क सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाएगा और सीरिया के पुनर्निर्माण का उस समय तक समर्थन नहीं करेगा जब तक वहां राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति नहीं होती। अमेरिका जिस राजनीतिक प्रगति की बात कर रहा है वो दरअसल इस देश में अमेरिकी पिट्ठुओं को सत्ता दिलाने की योजना है। हिजबुल्लाह लेबनान के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने पश्चिमी मीडिया के गलत और बेबुनियाद प्रोपेगंडे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन में हिजबुल्लाह का ना कोई जवान है और ना ही कोई सैन्य सलाहकार। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में किसी भी रूप में हिजबुल्लाह की कोई भी उपस्थिति नहीं है। शुक्रवार की रात में सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने एक भाषण में मीडिया की ऐसी सभी खबरों को बेबुनियाद करार दिया कि जिनमें यह दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के जवान यूक्रेन में मौजूद है। हिजबुल्लाह के महासचिव ने यह स्पष्ट करते हुए कि हिजबुल्लाह यूक्रेन में किसी भी रूप में मौजूद नहीं है, लेबनान सरकार से मांग की कि देश में एक संकट प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्योंकि यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अब लेबनान सहित इस क्षेत्र में भी दिखने लगा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही सतर्क हो जाएं। यूक्रेन के मुद्दे पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। नवंबर 2021 के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता है। चीन के सरकारी मीडिया ने बातचीत की कुछ बातें तुरंत सार्वजनिक करते हुए चीनी राष्ट्रपति के पक्ष को सामने रखा। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को वैश्विक जिम्मेदारियों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रहे कि व्हाइट हाउस यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए रूस को सैन्य एवं आर्थिक सहायता मुहैया कराने का चीन पर आरोप लगा रहा है। बताया जाता है कि इस वार्ता की योजना पर तब से काम हो रहा था जब बाइडेन और शी जिनपिंग ने पिछले साल नवंबर में एक डिजिटल शिखर बैठक की थी। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों को लेकर वाशिंगटन और बीजिंग के बीच मतभेदों के इस बातचीत के केंद्र में रहने की उम्मीद थी। इस्लामिक सहयोग संगठन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को अगले सप्ताह इस्लामाबाद में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने इस कदम की आलोचना की। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अगले सप्ताह पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक में शामिल होने के लिए सर्वदलीय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को आमंत्रित करने को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि वो इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम OIC से उम्मीद करते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में शामिल रहने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ऐसी कार्यवाहियों को बहुत गंभीरता से लेता है जिसका मकसद देश की एकता को नुकसान पहुंचाना और इसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना हो। भारत नियंत्रित कश्मीर में लड़ाई शुरू हो जाने के बाद घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मुसलमानों के साथ ही पंडितों ने भी एतराज़ जताया है।
फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म सन 1990 के दौरान पंडितों के साथ होने वाली कथित ज्यादती को पेश करती है, मगर गंभीर हालात में भी कश्मीर न छोड़ने वाले पंडितों के नेता संजय तीकू कहते हैं कि फिल्म ने जिन घटनाओं का जिक्र किया वो हुई तो थीं, मगर उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बड़े भड़काऊ अंदाज में दिखाया गया है। तीकू ने कहा कि ये फिल्म कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादी के तौर पर पेश करती है, जो गलत बात है। मुझे याद है कि हालात ख़राब थे, मारा मारी थी, तो कितने पंडित ख़ानदानों को कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया था। कश्मीरी बोलने वाले हिंदुओं को भारत नियंत्रित कश्मीर में पंडित कहा जाता है। मुसलमानों और पंडितों की ज़बान, आर्ट और साहित्य एक जैसे थे, यहाँ तक कि पंडित और मुसलमान घरों में बच्चों के पुकारने के नाम एक जैसे रखते थे। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता और सनाह की नेशनल सैल्वेशन सरकार के अधिकारी मोहम्मद बुखैती ने अंसारुल्लाह आंदोलन को ब्लैक लिस्ट करने के यूरोपीय संघ के फैसले की कठोर निंदा करते हुए कहा कि यह कदम इस संघ के नैतिक पतन को दिखाता है। यूरोपीय संघ ने अंसारुल्लाह की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हालिया जवाबी हमलों के आधार पर इस संगठन को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है और उसकी संपत्ति सील कर ली है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2014 में ये ब्लैक लिस्ट तैयार की थी। मोहम्मद बुखैती ने कहा कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटेन के बाहर निकल जाने के बाद यूरोपीय संघ की नीतियों में नैतिक रूप से सुधार होगा, मगर यूरोपीय संघ ने यह आपत्तिजनक फैसला किया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं दुश्मनों को ईरान की धमकी, बशार असद की यूएई यात्रा और कश्मीर में अंतिम मोक्षदाता के शुभ जन्म दिवस का जश्न। तो सबसे पहले दुश्मनों को ईरान की खुली धमकी का विषय। इस्लामी गणतंत्र ईरान के नौसेना के वरिष्ठ कमांडर ने दुश्मनों को धमकी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने जरा सी भी शैतानी करने की कोशिश की तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी रविश जैदी। इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है कि ईरान कभी भी दुश्मनों को तनिक भी शैतानी करने की इजाजत नहीं देगा और उन्हें पैरों तले रौंद देगा। उन्होंने स्वतंत्र जल क्षेत्रों में नौसेना की गश्ती दल के रवाना होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जब हम दुनिया की शक्ति के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको बदलने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं और सभी लोगों की इसमें भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सारे लोगों की भूमिका होती है, लेकिन दुश्मन इसमें ईरान की सुंदर भूमिका की अनदेखी नहीं कर सकते। नौसेना के कमांडर का कहना है कि हम दुश्मनों की शैतानी और उनके षड्यंत्रों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों, विशेषकर अमेरिका की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों और आरोपों का जारी रहना एक हथकंडा बन गया है। इस संबंध में क्षेत्र में आतंकवादी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर केन मैकेंजी ने कि जिनके सैनिकों की उपस्थिति की वजह से पश्चिमी एशिया का क्षेत्र अशांति का शिकार है, ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में पश्चिम की चिंताओं को उजागर करते हुए एक बार फिर तेहरान पर क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। आतंकवादी अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल मैकेंजी ने अपनी ईरानोफोबिया की अपने देश की नीतियों को दोहराते हुए दावा किया कि
तेहरान क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने पेंटागन में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पर क्षेत्रीय सरकारों को कमजोर करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। वो यहीं पर नहीं रुके बल्कि दावा किया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यथावत खतरा बने हुए हैं। अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों के कमांडर का शत्रुतापूर्ण बयान ये दर्शाता है कि ईरान की दिन प्रतिदिन बढ़ती शक्ति से अमेरिका बुरी तरह असहाय नजर आ रहा है, जबकि उनके इस बयान से यह भी पता चलता है कि वाशिंगटन तेहरान की मिसाइल शक्ति और मिसाइलों के बड़े भंडार से बुरी तरह भयभीत है। बहरहाल ईरान ने बल दिया है कि वो दुश्मनों को शैतानी चाल चलने और उनको षड्यंत्र करने की इजाजत कदापि नहीं देगा, और अगर दुश्मन ने कोई गलती करने का साहस किया तो उसे पैरों तले रौंद दिया जाएगा। और अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया का। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद 11 वर्ष में पहली बार किसी अरब देश के दौरे पर गए। उनका ये दौरा कई आयाम से महत्वपूर्ण है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद संयुक्त अरब इमारात के दौरे पर हैं, जहां उनकी संयुक्त अरब इमारात के नरेश शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात हुई। सीरिया में विदेश समर्थित आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की गतिविधियों के शुरू होने के बाद से किसी अरब देश का उनका ये पहला दौरा है। शुक्रवार को अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान और सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की मुलाकात हुई, जिसमें इमारात के क्राउन प्रिंस ने सीरिया को अरब सुरक्षा के मूल स्तंभ की संज्ञा दी। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने संयुक्त अरब इमारात और सीरिया के बीच संबंधों को मैत्रीपूर्ण करार देते हुए कहा कि उनका देश सीरिया के साथ सहयोग में विस्तार में गहरी रुचि रखता है। इस मुलाकात में सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने सिद्धांतों पर, अपने देश की अखंडता और संप्रभुता तथा अपनी जनता के हितों पर कटिबद्ध रहें। ज्ञात रहे कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के यूएई के दौरे से कुछ महीने पहले इमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद आल नहयान ने दमिश्क का दौरा किया था। ये दौरा ऐसे समय में अंजाम पाया है कि अरब संघ में दमिश्क की वापसी की संभावना बढ़ गई है। सीरिया के राष्ट्रपति के यूएई के दौरे पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीरिया के राष्ट्रपति ने 11 साल बाद किसी अरब देश का दौरा किया है। उनका ये दौरा कई आयामों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये यात्रा सीरियाई व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक और सैन्य प्रयासों के विफलता का चिन्ह है। संयुक्त अरब इमारात ने फार्स की खाड़ी के 5 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फरवरी 2012 में सीरिया से अपने राजदूतों को बुलाने का ऐलान किया था। संयुक्त अरब इमारात ने पिछले एक दशक के दौरान बशर असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा, और जब उसकी समझ में आ गया तो फिर उसने सीरिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन 11 वर्षों में राष्ट्रपति बशर असद ने बहुत ही कम विदेशों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद और उसके समर्थकों से संघर्ष में सीरिया के 2 अहम घटकों रूस और ईरान का ही दौरा किया। दूसरा आयाम यह है कि राष्ट्रपति बशर असद का ये दौरा उनकी कानूनी वैधता और कानूनी सरकार को स्वीकार करने के अर्थ में है, और यही वजह है कि कतर के अल जजीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को नकल करते हुए लिखा है कि हमें बशर असद को वैधता प्रदान करने के प्रयासों पर खेद है। तीसरा ये कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सीरिया अरब संघ में लौटेगा या नहीं। सीरिया को वर्ष 2011 के अंत में अरब संघ से निकाल दिया गया था, जबकि यह देश इस संघ को बनाने वाले देशों में सबसे आगे था। चौथा यह कि इमारात के दौरे के लिए बशर असद को मोहम्मद बिन जायद का निमंत्रण अबू धाबी द्वारा दमिश्क के साथ संबंधों में विस्तार का चिन्ह है। बहरहाल अब अरब देशों की समझ में आ गया है कि राजनीतिक दबाव और सैन्य तरीकों से दमिश्क की सरकार को बदला नहीं जा सकता। इसलिए धीरे धीरे एक एक करके अरब देश दमिश्क के साथ संबंधों को विस्तृत करने का प्रयास
कर रही हैं। और अब रुख करते हैं भारत का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत नियंत्रित कश्मीर में अंतिम मोक्षदाता हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मेन कश्मीरी दलों पर हमला करते हुए केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। विश्वभर के इस्लामी जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फरजह शरीफ के जन्मदिन के अवसर पर धार्मिक सभाएं आयोजित हुई, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक नेताओं ने इमाम असर की जिंदगी पर विस्तार के साथ रोशनी डाली और लोगों पर बल दिया कि वो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह पर चलें, उसी में उनकी कामयाबी है। श्रीनगर के ऐतिहासिक जामे मस्जिद को एक बार फिर पुलिस ने शब बारात के दिन बंद कर दिया, जिस पर धार्मिक गुटों ने खेद प्रकट करते हुए सरकार पर बल दिया है कि वो ऐसा न करें। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे धार्मिक मामलात में मुदाखलत है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आए दिन कभी मस्जिद को नमाजियों के लिए खोला जाता है तो कभी बंद। ये हमारी समझ से बालातर है कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 2.5 वर्ष से जो खेल खेला जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां भी अपने उरूज पर हैं। भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया और दावा किया है कि धारा 370 के समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की आई है। उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में इन पार्टियों के नेता आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब आप लोग सत्ता में थे तो आपने ना तो कभी गुजर बकरवालों और गद्दी सिपियों का भला किया, ना आपने कभी पहाड़ी कबीले के लोगों का भला किया, ना आपने कभी ओबीसी समाज का भला किया, ना महिलाओं का भला हुआ, ना रेफ्यूजियों का कभी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने भला किया। आज मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूं कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है और ये इकट्ठे होकर गुप्तकार गठबंधन बना रहे हैं। ये जितना मर्जी गुप्तकार गठबंधन बना दे, इन सब की जमानतें जब्त होंगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। पुलिस का कहना है कि दक्षिणी कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हताहत कर दिया। हत्या के कारण का तुरंत पता नहीं चल सका, परंतु पुलिस का कहना है कि इस हत्या के पीछे अलगाववादी छापामार हो सकते हैं। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम ईरान भ्रमण, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य। उज्ज्वल भविष्य। दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद देश से गरीबी को मिटाने और समाज में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटने के विषय पर चर्चा करेंगे।
ईरान की इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों के बारे में चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईरान के दुश्मनों ने इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान की छवि खराब करने का बहुत प्रयास किया। हालांकि ईरान ने एक राजशाही व्यवस्था में धार्मिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का रास्ता तय किया है और पिछले 4 दशकों के दौरान इस देश ने दुश्मनों की तरह तरह की साजिशों के बावजूद आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं हासिल की हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमने ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद देश की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया था। इस्लामी क्रांति की महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक देश का ऐसी स्थिति से बाहर निकलना है जिसमें वो पूर्ण रूप से अमेरिका समेत विदेशी शक्तियों पर निर्भर था। इस स्थिति से निकलकर ईरान ने राजनीतिक स्वाधीन